आज हम अध्याय 2 जो इतिहास का चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास जो चैप्टर 4 चैप्टर हैं हमारी किताबों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें समस्या ये आती है कि उसको याद करने में, जो कहानी होती है उसको तो याद कर लेते हैं लेकिन डेट्स याद करने में दिक्कत आती है। तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। पहले जो हमने 5वां चैप्टर क्लियर किया, आज हम दूसरा चैप्टर क्लियर करेंगे। भारत संघर्षकालीन, जो चैप्टर का नाम है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत, जैसा कि नाम से पता चलता है, भारत पर हमेशा से विदेशी आक्रमण होते रहे और भारतीयों ने उसका डटकर मुकाबला किया, यानी कि निरंतर संघर्ष करते रहे जब तक कि आज़ादी प्राप्त नहीं कर ली। तो भारत पर जो पहला हमला हुआ वो 636 ईस्वी में एक समुद्री आक्रमण था और यह मुंबई के ठाणे में हुआ, मुंबई के ठाणे पर हुआ और ये विफल रहा। जो किताब है फतह उल बुल्दान, उसके अंतर इसकी जानकारी मिलती है। और जो विदेशी आक्रमण था, अरबों ने आक्रमण किया और ये विफल रहा। उसके बाद में जो दूसरा आक्रमण था वो सिंध प्रांत के डेबोल बंदरगाह पर हुआ, ये भी विफल रहा और इसका जो उल्लेख है वो चचनामे में मिलता है। 712 में सिंध राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और राजा दाहिर ने इसका मुकाबला किया और जब ये राजा जीतने वाला था तब एक तीर राजा की सीने में आकर लग जाता है और राजा मारा जाता है। उसके बाद में जो उसकी रानी थी उसने मुकाबला किया और जो राजकुमार जयसिंह था उसने मुकाबला किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत पर हमेशा से आक्रमण होते रहे और भारतीयों ने इसका डटकर मुकाबला किया और अरबों के आक्रमण को रोकने में सफल रहे। अब हम जो इस किताब में जो दे रखा है वो गुलाम वंश दे रखा है, यानी कि सल्तनत काल को हम पढ़ेंगे। सल्तनत काल को पढ़ने से पहले हम सल्तनत काल में कितने वंश थे उसको समझेंगे। सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया, जिसका सूत्र है गुख तुसेलो। गुख तुसेलो यानी कि गै से क्या हो गया गुलाम वंश, खै से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश और जो लास्ट का था लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था और उसके बाद में भारत पर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। तो ये 5 वंश थे। इस 5 वंशों ने जो शासन किया उसको हम सल्तनत काल बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो शासक थे वो तुर्क थे और तुर्क होने के कारण से ही इस काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। केवल जो लोधी वंश था वो पठान थे, बाकी सब अफगान तुर्क थे। अब हम इसको समझने से पहले हमें राजपूत काल को समझना पड़ेगा, जो कि हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। अब राजपूत काल को समझने के लिए यह है कि जो मोहम्मद गोरी था वो यहाँ का शासक था, यानी कि गजनी का शासक था। उसने, सबको विदित है कि राजस्थान के अजमेर के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहा था और इसका जो झगड़ा चल रहा था वो चल रहा था यहाँ कन्नौज का जो शासक था जयचंद के साथ इसका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज की चौहान का जो संघर्ष था या संयोगिता को लेकर जयचंद और पृथ्वीराज के अंतर्गत जो संघर्ष चल रहा था वो जग जाहिर है। तो जो जयचंद था, जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब जो मोहम्मद गोरी था वो उसने भारत पर आक्रमण किया गुजरात से। गुजरात होते हुए मोहम्मद गोरी भारत पहुंचा और भारत पर उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष किया, क्योंकि उस समय जो पृथ्वीराज चौहान था वह एक उभरती हुई शक्ति थी जिसको जयचंद बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और उसकी शक्ति को रोकना चाहता था। इसीलिए उसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो
प्रमुख जो युद्ध हुए वो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजय हासिल की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर ऐतिहासिक गलती करते हुए मोहम्मद गौरी को सही सलामत वापस लौटने दिया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी था वो 1192 में वापस पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता है। इस समय मोहम्मद गौरी है वो विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त करता है। और वो क्या करता है, यहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद में मोहम्मद गौरी तो वापस लौट जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका एक गुलाम था उसे अपना शासन सौंपकर वापस लौट जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली की बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। अब मोहम्मद गौरी 1192 में भारत से लौट जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी सौंपकर चला जाता है, यानी कि जो गुलाम था उसका वो केवल प्रशासनिक तौर पर उस राज्य को संभालता, वास्तविक शासक नहीं था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में, 1206 में मोहम्मद गौरी जो सिंध नदी बहती थी उसके पास एक खोखर नाम की जनजाति थी, खोखर नाम की जनजाति के साथ उसका संघर्ष होता है। और ये खोखर जो जनजाति थी वह मोहम्मद गौरी को पराजित करके खत्म कर देती है। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चलता है कि मोहम्मद गौरी खत्म हो गए हैं तो वह वास्तविक शासक बन बैठता है। यहाँ से गुलाम वंश की नींव प्रारंभ होती है, यानी कि जो ये एक तुर्क था और इसका जो वंश था वो इल्बरी या यामिनी था, लेकिन ये गुलाम होने के कारण से इसका जो शासन की जो नींव पड़ी वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है और इसकी उदारता के कारण से, यानी कि ये उदार चरित्र वाला था, दान करता था और दया भाव रखने वाला शासक था, इस कारण से इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। 1206 से लेकर 1210 तक ये शासन संभालता है और इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। हालांकि इसने कुतुब मीनार का निर्माण केवल एक मंजिल करवाया, उसके बाद में बाकी की जो मंजिलें थी उसका निर्माण इसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश उसने करवाया। 1210 में ये पोलो खेलते हुए, यानी कि चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 में जैसे इसकी मृत्यु होती है इसका जो पुत्र था आराम शाह उसको शासक बनाया जाता है, लेकिन आराम शाह एक योग्य शासक नहीं होता है, जिसके कारण से इसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश जो कि उत्तरी भारत का एक शासक होता है, तो उसे आमंत्रित किया जाता है और उसे शासन की बागडोर सौंपी जाती है। तो आराम शाह को शासक बनाया गया 1210 से 1211 तक। 1211 में उसके अयोग्य होने के कारण से इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया जाता है और इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन संभालता है। इल्तुतमिश जो था वो एक योग्य शासक था, उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आता है ताकि वह उत्तरी भारत का जो शासन है वो सही प्रकार से संभाल सके। इल्तुतमिश ने 1223 में मुल्तान का जो बिल्ला दुर्ग था उस पर विजय प्राप्त की और 1226 में उसने रणथंभौर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश के कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उसने अपने ही जीवन काल में रजिया सुल्तान को शासक बनाने का निर्णय किया। रजिया सुल्तान जो कि उसकी पुत्री थी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में रुकुद्दीन को शासक बनाया जाता है, क्योंकि अमीर उस समय ये नहीं चाहते थे कि एक महिला शासक बने। तो उसने क्या किया, 1236 में रुकुद्दीन को शासक बनाया, लेकिन वह योग्य नहीं था और रजिया सुल्तान इसका विरोध करते हुए और उसका मुकाबला करते हुए 1236 पर गद्दी पर आसीन हो जाती है। तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1236 से लेकर 1240 तक रहा। रजिया सुल्तान ने
एक महिला थी, लेकिन उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की भांति दरबार में बैठना प्रारंभ किया। पुरुषों की भांति वो कोट पहनना प्रारंभ किया, टोपी पहनती थी और प्रत्येक जो शासन का जो भाग था उसका खुद निरीक्षण करती थी। उसने मलिक याकूत को अश्वशाला का प्रधान घोषित किया, अश्वशाला का प्रधान बनाया, जिसको लेकर जो तुर्क अमीर थे और रजिया सुल्तान थी उनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। जो रजिया सुल्तान थी, अमीरों का विरोध करने के बावजूद मलिक याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना देती है, जिसके कारण से अमीरों का विरोध उसको झेलना पड़ता है। और सर हिंद का जो अभियान था उसके तहत मलिक याकूत की हत्या कर दी जाती है। और मलिक याकूत की हत्या होने के बाद में जो रजिया सुल्तान थी उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। और अल्तुनिया से शादी करने के बाद में जब वह दोनों एक अभियान के दौरान दोनों वापस आ रहे थे तो 1240 में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह शासक बनता है और 1242 से लेकर 1246 तक मशहूद शाह शासक बनता है। ये दोनों ही योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे और इन्होंने शासन को सही तरीके से नहीं संभाला, जिसके बाद में 1246 से लेकर 1265 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने शासन संभाला। हालांकि नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था योग्य था और उसने बहुत अच्छे तरीके से शासन को संभाला, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वह बलबन के हाथों में थी। बलबन कौन था? बलबन जो इल्तुतमिश के 40 तुर्क गुलामों का एक दल था, जिसमें वे एक सदस्य था। और बलबन एक योग्य व्यक्ति था और उसने